हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके कैरियर इंस्टीट्यूट एंड वेलकम टू आवर नेक्स्ट क्लास। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। इससे पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा था बहुत ही अच्छे से कॉन्टिन्यूटी के बारे में। वहाँ पे हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 को बहुत अच्छे से कवर भी किया था। बाकी के जितने मेथड्स से उन सभी को अच्छे से पढ़ा था, सारी चीज़ें हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से कवर की थी। अब हम बात करेंगे आज डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। तो डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, आप उन चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा। जब हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं तो इससे पहले हम एक बार कंटिन्यूटी के बारे में एक थोड़ा सा चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। हम लोगों ने कंटिन्यूटी में ये चीज़ें पढ़ी थी कि जब आप किसी फंक्शन के बारे में बात करते हैं तो आपका फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा। आपका फंक्शन तब कंटिन्यूस होगा जब उस फंक्शन का जो ग्राफ है, उस फंक्शन का जो ग्राफ है वो ग्राफ किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, या फिर ये बोलें कि ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या नहीं होना चाहिए, आपका ग्राफ ब्रेक नहीं होना चाहिए। उस फंक्शन जो फंक्शन है वो फंक्शन का ग्राफ क्या होना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो आपका फंक्शन कंटिन्यूस होता है। या फिर हमने बात की थी किसी पॉइंट पर जब हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं, तो कंटिन्यूटी जब चेक करते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो हम ये देखते हैं अगर उस पॉइंट पर आपका फंक्शन क्या है, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इज इक्वल है, और जिस पॉइंट पर हम बात करें उस पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल होता है, तो आपका फंक्शन कंटिन्यूस होता है। तो इसी तरीके से हम डिफरेंशिएबिलिटी की भी बात करते हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो डिफरेंशिएबिलिटी में हम यही चीज़ बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं कि आपका फंक्शन कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका फंक्शन किसी पॉइंट पर, अगर आपका फंक्शन किसी पॉइंट पर ब्रेक होता है या फिर आपके फंक्शन का ग्राफ किसी पॉइंट पर ब्रेक होता है, तो आपका वो फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी यानी वो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जो डिफरेंशिएबल होता है, जो डिफरेंशिएबल वर्ड है, ये इक्वल टू हम बोल सकते हैं डेरिवेबिलिटी के, किसके, डेरिवेबिलिटी के। अब डिफरेंशिएबल, डेरिवेबल या फिर डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें, सभी जो भी टर्म्स हैं इन सब के बारे में हम बात करेंगे अच्छे से, कि आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे इस आज के लेक्चर्स में। ओके, तो प्लीज़ आप इस लेक्चर को बहुत अच्छे से देखिएगा जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकें, और स्किप तो बिल्कुल मत करिए। अगर आप लेक्चर को स्किप करेंगे तो आप कुछ ना कुछ मिस ज़रूर कर देंगे। ठीक है ना, आसानी से आराम से देखिए। ये पूरा इंट्रोडक्शन लेक्चर होगा किसका, डिफरेंशिएबिलिटी का। और फिर उसके बाद अगर टाइम हमारे पास बचेगा तो हम बात करेंगे एक्सरसाइज पर, जो कि एक्सरसाइज 5.2 होगा, उस पर क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो इसमें से अगर हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें, जैसा कि आज हम बोलने वाले हैं डिफरेंशिएबिलिटी, आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी। अब इस डिफरेंशिएबिलिटी से हम क्या पढ़ने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा इस बात को। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब होता है कि यूनिट टेंडेंसी। क्या होता है, यूनिट टेंडेंसी। यूनिट टेंडेंसी का मतलब क्या है कि डिफरेंशिएबिलिटी जब हम बात करते हैं कि ये इसके पास एक यूनिट टेंडेंसी होती है। यूनिट टेंडेंसी का मतलब ये होता है कि जब हम कोई ग्राफ ड्रॉ करते हैं, क्या करते हैं, जब हम कोई एक पर्टिकुलर ग्राफ ड्रॉ करते हैं, उस ग्राफ के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, किसी एक पॉइंट पर, कोई भी इस ग्राफ पे कहीं पे भी आप एक पॉइंट ले लो, उस पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करो। क्या करो, टेंजेंट ड्रॉ करो। अगर उस पॉइंट पर आपको एक टेंजेंट मिलता है, इट मीन्स आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। जैसे मानिए अगर आपका ये फंक्शन मान लेते हैं y में f(x) में कोई ये फंक्शन दिया हुआ है, इस पर एक ये पॉइंट है, इसमें मैंने एक आपको क्या ड्रॉ कर दिया, मैंने इस पर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दी। और जब मैंने टेंजेंट लाइन ड्रॉ की तो हमने देखा कि इस पॉइंट पर हम सिर्फ एक ही टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। कौन सी लाइन है ये टेंजेंट लाइन है। ठीक है, इस पर हम एक ही टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम ये बोलेंगे कि अगर आप इस फंक्शन पर जो y(f(x) फंक्शन का जो ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ के किसी एक पॉइंट पर आपने सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया या फिर एक ही टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे आपका जो फंक्शन है ये फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। इट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि आपके कोई भी फंक्शन अगर आप लेते हो, वो फंक्शन का ग्राफ, या फिर ये बोलें कि उस फंक्शन का जो ग्राफ है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हम अगर वहाँ पर एक ही टेंजेंट मिले हमें, तो हम बोलेंगे वो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होगा। तो आप समझ सकते हैं कि ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें डिफरेंशिएबिलिटी की, तो डिफरेंशिएबिलिटी आप क्या कहती है, ये कहती है कि आपका फंक्शन किसी एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल तब होगा जब उस पॉइंट पर बनने वाला टेंजेंट सिर्फ एक हो। अगर एक से ज़्यादा टेंजेंट होंगे, इट मीन्स आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो आप एक चीज़ समझ गए होंगे कि आपका फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होगा, कब डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, अब एक चीज़ आती है कि क्या होता है, स्टूडेंट्स को हर एक बार ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ग्राफ ड्रॉ करने में प्रॉब्लम भी कभी कभी होती है कि हम कब तक ग्राफ ड्रॉ करके बताते रहेंगे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। इसके और भी तरीके हैं हमें चेक करने की आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन की लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को भी चेक करते हैं। अब ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। बस मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, फंक्शन की लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करना होता है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को चेक करना होता है। अगर फंक्शन की लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल, इट मीन्स आपका फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। अगर अनइक्वल तो आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बस
बात समझ में आ गई आपको? अब उसके बाद ये तो हमने बात कर ली कि आपका फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होगा, फंक्शन कब डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये चीज़ें हो गई। अब हम ये बोलें कि अगर आपको किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी हो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो आप कैसे चेक करोगे? ठीक है, जब हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो मैं आपसे कुछ एक चीज़ें बात करूँगा। ये कहूँगा कि क्या आपने क्लास 11th में लिमिट पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा आपने। जब वहाँ पे आपने लिमिट पढ़ा तो वहाँ पे आपने फर्स्ट प्रिंसिपल के द्वारा आपने क्या होगा, मतलब वहाँ पे आपने फर्स्ट प्रिंसिपल भी पढ़ा होगा। क्लास 11 में जब आपने लिमिट पढ़ी तो वहाँ पे आपने फर्स्ट प्रिंसिपल भी पढ़ा होगा। फर्स्ट प्रिंसिपल में आपने इनडायरेक्ट वे में आपको चीज़ें ना पता होते हुए भी आपने डिफरेंशिएबिलिटी तो अभी नहीं पढ़ी, बट वहाँ पे 11th में जब आपने फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा तो फर्स्ट प्रिंसिपल जो आपने पढ़ा वो डिफरेंशिएबिलिटी का ही पार्ट है, एक डिफरेंशिएबिलिटी का ही पार्ट, या फिर ये हम कह सकते हैं कि वो डिफरेंशिएबिलिटी का स्टार्टिंग पॉइंट है। वहीं से समझिए इस तरीके से आपकी डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट हो गई। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपने जो टर्म्स पढ़े वो सारी चीज़ें अब यहाँ पे आने वाली हैं, उनका हम यूज़ यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है ना, उनका हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। कुछ चीज़ें यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा ब्रॉड में यूज़ नहीं करने वाले हैं, इसलिए आप घबराइएगा नहीं। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि आप एक बार 11th की जो लिमिट चैप्टर है उसमें अगर आपकी सारी चीज़ें अगर आपको याद हैं, सारी चीज़ें पता है, बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं पता तो आप एक बार उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, जिससे कि आपको इस लेक्चर में या डिफरेंशिएबिलिटी या कंटिन्यूटी जो भी चैप्टर हमने पढ़ा अभी, इसमें आपको कोई डाउट ना रह जाए। ठीक है ना, इसीलिए बोला जाता है कि आप जो भी चैप्टर्स पढ़िए उसको स्ट्रांगली पढ़िए, जिससे कि आपका चीज़ें आगे प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। सभी चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, कुछ भी मिस होगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए, तो ये बात होगी डिफरेंशिएबिलिटी की। तो हमारे पास डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है इसके बारे में हम बात करेंगे अभी। तो पहले तो डिफरेंशिएबिलिटी कब होगी, कब नहीं होगी, आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, कब डिफरेंशिएबल नहीं होगा, इसके बारे में हमने बात कर ली, बट अभी बहुत अच्छे से करेंगे, आपको बस ऐसे नॉर्मली बता रहा हूँ। फिर अगर हम बात करें इसकी कि डिफरेंशिएबिलिटी और डेरिवेबिलिटी, मैंने बोला डिफरेंशिएबिलिटी और डेरिवेबिलिटी दोनों ही क्या है, सेम थिंग है, दोनों ही चीज़ें क्या है, एक ही चीज़ है। ठीक है, अब उसके बाद हम एक बात और आपको बताएं, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी एक वर्ड पढ़ा होगा इंस्टेंटेनियस। क्या पढ़ा होगा, इंस्टेंटेनियस। वहाँ पे आप जो इंस्टेंटेनियस पढ़ते हो तो वहाँ आप क्या बोलते हो, या आप ये पढ़ते हो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। आप वहाँ क्या पढ़ते हो फिजिक्स में, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इट मीन्स एक्सेलरेशन। यही तो पढ़ते हो ना, वहाँ फिजिक्स में क्या पढ़ते हो, ये बोलते हो कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, आपका एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। बट जब आप मैथ्स में आते हो, मैथमेटिक्स में आते हो, तो यहाँ पे आप क्या पढ़ते हो, डेरिवेटिव को। डेरिवेटिव को ये बोलते हो कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट x इज इक्वल टू a इज डेरिवेटिव। ठीक है, यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि स्टूडेंट्स आप डेरिवेटिव के दो तरीके से देखते हो। डेरिवेटिव को अभी कंफ्यूज मत होइएगा, डेरिवेटिव वर्ड कहाँ गया, डेरिवेटिव मीन्स डिफरेंशिएबिलिटी है। अब यहाँ से डेरिवेटिव के आप दो रूप देखते हो, दो फॉर्म देखते हो। एक आप क्या देखते हो, फिजिकल फॉर्म देखते हो इसका, दूसरा ग्राफिकल फॉर्म देखते हो। क्या देखते हो, ग्राफिकल फॉर्म। ग्राफिकल इट मीन्स ग्राफ से रिलेटेड, किससे, ग्राफ से। जब आप फिजिकल के बारे में बात करते हो तो फिजिकल में आप क्या आते हो, फिजिक्स में आते हो, क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट मीन्स एक्सेलरेशन। क्या होता है, एक्सेलरेशन। क्या लिखते हैं हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, dv/dt इज इक्वल टू में ए। यही तो लिखते हैं ना कि रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू में एक्सेलरेशन। तो ये क्या है, ये आपका क्या है, डेरिवेटिव ही है। ये क्या दे रहा है, डेरिवेटिव है। ये किसका कौन सा फॉर्म है, फिजिकल फॉर्म है। बट अगर हम किसकी बात करें, इसे ग्राफिकल की, तो ग्राफिकल इट मीन्स आपका क्या होता है, ग्राफिकल इट मीन्स ग्राफ से रिलेटेड। जब आप ग्राफ की बात करते हो, ग्राफ में कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट लेते हो, जैसे हमने क्या लिया, एक पॉइंट लिया, ये इसका फंक्शन क्या, y इक्वल टू fx का मैंने एक ग्राफ बनाया, कर्व बनाया, इसका मैं एक पॉइंट लिया, मैंने उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया। जब मैंने इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया तो यहाँ से हमने देखा कि जब टेंजेंट कैसे होकर जा रही है, ऐसे होकर जा रही है, तो ये जो है ये यहाँ से एक एंगल फॉर्म हुआ, इसको बोलते हैं इंक्लिनेशन। क्या बोलते हैं इसको, इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन आपने पढ़ा स्ट्रेट लाइन 11th में, वहाँ पे इंक्लिनेशन का मतलब समझ रहे होगे, ये एंगल भी है, साथ ही साथ में इसको एक नाम और देते हैं हम लोग, क्या देते हैं, इंक्लिनेशन। तो इंक्लिनेशन जो आपका ये थीटा मिला, तो यहाँ से जो हमें डेरिवेटिव की वैल्यू मिलेगी, हम डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, जब यहाँ से हमें डेरिवेटिव की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, dx इज इक्वल टू में tan थीटा, ये बोल सकते हैं हम। या फिर हम यहाँ पे एक चीज़ और बोल सकते हैं, हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि अगर किसी फंक्शन का स्लोप, अगर टेंजेंट है
हमारा ये टेंजेंट है ना, टेंजेंट है, तो यहाँ से अगर हम डेरिवेटिव की बात करें तो डेरिवेटिव आपका किसके इक्वल हो जाएगा, टेन थीटा के इक्वल हो जाएगा। ये चीज़ें सारी आपको ध्यान रखनी, याद भी रखनी कि किसी भी फंक्शन का जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वहाँ से हमें इंक्लिनेशन थीटा मिलता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। ये कंडीशन तब के लिए जब आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अगर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो आप ये कंडीशन नहीं बता सकते, क्योंकि आपका फंक्शन जब डिफरेंशिएबल नहीं, इट मीन्स डिवाइड एक्स आपको मिलेगा ही नहीं, बात ही खत्म, ठीक है ना। तो अगर फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल, इट मीन्स उस फंक्शन में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, उस टेंजेंट का इंक्लिनेशन थीटा है, तो आपको डेरिवेटिव क्या मिलेगा, टेन थीटा इक्वल टू में डी वाई डी एक्स। ओके, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये बात होगी हमारे पास किसकी डिफरेंशिएबिलिटी की, एक नॉर्मल सी, और डिफरेंशिएबिलिटी के दो फॉर्म, एक फिजिकल फॉर्म, एक ग्राफिकल फॉर्म। ग्राफिकल फॉर्म इट मीन्स जब हम कोई फंक्शन ड्रॉ करते हैं तो उस पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वहाँ से हमें इंक्लिनेशन मिलता है, और इंक्लिनेशन हमें क्या देता है, स्लोप देता है। स्लोप मतलब टेन थीटा इक्वल टू में डी वाई डी एक्स। स्लोप इट मीन्स आप क्या समझ रहे हो, टेन थीटा ही तो आपका स्लोप होता है ना। आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा m इक्वल टू टेन थीटा क्या देता है, स्लोप देता है। तो यहाँ से स्लोप इक्वल टू क्या मिल गया आपको, डी वाई डी एक्स मिल गया। तो ये आपका ग्राफिकल हो गया, आपका फिजिकल हो गया। हमें पढ़ना क्या है, हमें ग्राफिकल फॉर्म पढ़नी है। तो डेरिवेटिव में, डिफरेंशिएबिलिटी में ग्राफ का कैसे देखना है, हमें चीज़ें सारी समझ में आ गई। अब हमें इसको मैथमेटिकली देखना है कि कैसे हमें डिफरेंशिएबिलिटी निकालनी होगी, कैसे डिफरेंशिएबिलिटी हम पता करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपके पास एक पॉइंट आता है डिफरेंशिएबिलिटी में, क्या आता है पॉइंट ये आता है कि a function fx is said to be differentiable at x equal to a. A function is said to be differentiable at x equal to a if its left hand derivative and right hand derivative are equal. ये बोल सकते हैं हम कि आपका कोई भी फंक्शन आप ले लीजिए, उस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी आपकी तभी, आप बोल सकते हो कि आपका वो फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, आपका वो फंक्शन डिफरेंशिएबल तब होगा जब उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या हो, इक्वल हो। तो आप बोल सकते हो कि आपका वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। इट मीन्स आपको जब भी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी हो तो आपको उसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालनी होगी और चेक करना होगा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है कि नहीं। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है, इट मीन्स आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में ये आ जाए चेक करने के लिए, आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करिए तो आपको क्या करना होगा, उसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को निकालना होगा और चेक करना होगा कि इनकी वैल्यू किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इक्वल है कि नहीं। इक्वल तो डिफरेंशिएबल, नहीं इक्वल है तो अनडिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको और बताने वाला हूँ। आपने कंटिन्यूटी में पढ़ा कि आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एक कांस्टेंट वैल्यू यानी कि एफ ऑफ ए इक्वल होगा तो आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। मैंने वहाँ पे एक चीज़ आपको बताई थी कॉन्टिन्यूअस के चैप्टर में जब हम पढ़ा रहे थे, तो वहाँ पे हमने आपको बताया था कि आपका फंक्शन, हर एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता है। हर एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता, बट हर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो सकता है। क्यों हो सकता है, इस बात को समझिएगा। एक बात हमारी, हम ये बोलेंगे कि जब आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हो स्टूडेंट्स, जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तो ग्राफ जब आप ड्रॉ करते हो तो वहाँ पर आप मान लीजिए आपका कोई एक ये ग्राफ, ये किसका ग्राफ है, ये y इक्वल टू में मॉड x का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, y इक्वल टू में मॉड x का ग्राफ है ये। तो जब y इक्वल टू मॉड x का आप ग्राफ ड्रॉ करते हो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप देखते हो कि ये जो फंक्शन है आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन तो है, क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, बट क्या ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं, हम इसके बारे में बात करेंगे। हमने कहा आपका कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल तब होता है जब आप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, जब कोई भी एक पॉइंट, आप पूरे ग्राफ में कहीं एक पॉइंट लीजिए, उस पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करिए। अगर आपको एक टेंजेंट ड्रॉ होती है यानी उस पॉइंट पर सिर्फ एक ही टेंजेंट मिलता है आपको, इट मीन्स आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल। अगर एक से ज़्यादा टेंजेंट मिलते हैं तो आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो मैं बोलूँगा स्टूडेंट्स आप क्या करिए, आपको जो ये कॉर्नर पॉइंट मिला है यानी ये जो शार्प पॉइंट है, इस पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करिए। तो यहाँ पर आपको जो टेंजेंट मिलेंगे स्टूडेंट्स वो आपको मोर देन वन टेंजेंट मिलेंगे, मोर देन वन टेंजेंट मिलेंगे। इट मीन्स आपका जो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है बट कॉन्टिन्यूअस है। तो समझ में आ गई बात आपको कि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है, ये ज़रूरी नहीं कि वो डिफरेंशिएबल हो। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन जरूरी नहीं कि डिफरेंशिएबल हो, बट ये पक्का है कि हर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस जरूर हो। इस बात का ध्यान रखेंगे, हर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस जरूर होगा, बट हर एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसलिए y इक्वल टू मॉड x आपका डिफरेंशिएबल फंक्शन यानी ये डिफरेंशिएबल नहीं होता है, फिर इसकी डेरिवेटिव हम नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। ओके, अब मैं इन सारी चीज़ों को आपको लिखवाऊंगा, सब कुछ अच्छे से आपको नोट्स दूंगा, आप परेशान मत होइएगा। अभी सारी चीज़ें आप समझते चलिए, डिफरेंशिएबिलिटी में क्या क्या पॉइंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये बात समझ में आ गया आपको, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में क्या रिलेशन है इनका आपस में। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको। ओके, अब देखिए आपको क्या करना है यहाँ पर, अब आपको ये करना है कि इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगी, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगी, इस पर हम डिस्कशन करेंगे।
इस पर डिस्कशन करने के लिए आपको चीज़ें ध्यान से देखना होगा कि कैसे क्या होती है सारी चीज़ें, ठीक है। इसके बारे में बात करने जा रहे हैं हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। बट हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव पर बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा ये कि किसी पॉइंट पर अगर हम उसकी डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं तो उस पॉइंट पर उस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी क्या होगी, ठीक है। पहले ये हम बात कर लेते हैं, अभी मैंने आपको बताया भी, बट हम इसको इसके लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बात करेंगे, ठीक है। चलिए फटाफट लिखिए फिर। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, आपको इन्हें नोट डाउन करना है, बट नोट डाउन करने से पहले हम चीज़ों को समझ लेते हैं अच्छे से। देखिए डिफरेंशिएबिलिटी में हम क्या लिखें यहाँ पर, अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी अ डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए इफ इट्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, किस क्या बात कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए आर एग्जिस्ट एंड इक्वल। बोला गया कोई भी फंक्शन अगर हम मैथमेटिकली या फिर थ्योरेटिकली देखें, हमने ग्राफिकली तो देख लिया, पर अगर हम थ्योरेटिकली देखें कि आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, तो क्या बोला गया, आपका फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू आर एग्जिस्ट एंड इक्वल। अगर आपका फंक्शन की जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों ही इक्वल हो और एग्जिस्ट करें तो आपका फंक्शन डेरिवेटिव होगा, डिफरेंशिएबल होगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे चीज़ और यहाँ लिखी, दैट इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू फाइनाइट। बोला गया ये कि आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल भी हो, साथ में जो इनकी वैल्यूज हैं वो कैसी होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला बट इनकी वैल्यू कैसी अनडिफाइंड आ रही है, तो आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है ना। क्या मैंने बोला, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आए बट फाइनाइट आए, ये नहीं कि इनफाइनाइट आ जाए या अनडिफाइंड आ जाए तो आप बोलो डिफरेंशिएबल है, नहीं ऐसा नहीं है। फाइनाइट आएगा तभी आप बोलोगे कि डिफरेंशिएबल, अगर इनफाइनाइट आ गया या अनडिफाइंड आएगा तो आप बोलोगे आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। बात समझ में आ गया आपको, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो और फाइनाइट हो, तो आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। अच्छा, अब ये हम बोले कि अगर आप एक्स इक्वल टू ए पर अगर मैं आपसे बात करूं कि फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी क्या होगी, तो हम क्या बोलेंगे, एट एक्स इक्वल टू अगर हम बोलें तो हम क्या बोलेंगे, एट एक्स इक्वल टू ए पर आपको मिलेगा क्या, एफ डैश ए इज इक्वल टू में लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस का एफ ऑफ ए एक्स माइनस का ए, ये आपको मिलेगा। एट एक्स इक्वल टू ए पर जब आपका फंक्शन कोई डिफरेंशिएबल होगा तो हम क्या बोलेंगे, एफ डैश ए इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में एक्स माइनस ए। ये चीज़ आपने पढ़ी कहाँ पे, 11th क्लास में। कहाँ पढ़ी है, 11th क्लास में, जब आपने प्रिंसिपल सॉल्व किया होगा, प्रिंसिपल मेथड से जब आपने अप्लाई किया होगा तो वहाँ पर कुछ ऐसा ही आपने देखा होगा, वहीं से ये चीज़ें ली गई हैं, ठीक है। अब देखिए, तो ये कब के लिए कंडीशन, ये तब है जब आपका कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, डिफरेंशिएबल इट मीन डेरिवेटिव हो। तो हम क्या करते हैं, जो ये आपको शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, डेरिवेटिव शो कर रहा है, किसी भी फंक्शन की डेरिवेबिलिटी को शो कर रहा है। डेरिवेटिव मतलब कि जो आप एफ डैश ऑफ ए देख रहे हो, ये क्या है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, इसे हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलते हैं। एफ डैश ऑफ ए इसे क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो आप जब किसी इस लिमिट को सॉल्व करोगे, जो इसकी वैल्यू आएगी वो आपको क्या देगा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट देगा। समझ गए आप, यानी एक्स इक्वल टू ए पर जब आप किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हो, चेक करने के बाद जब या फिर डिफरेंशिएबिलिटी सॉल्व करते हो तो आपको ऐसी फॉर्म दिखनी है। या फिर हम ये बोलें कि अगर आपको एफ एक्स इक्वल टू लेना है तो एफ एक्स इक्वल टू लीजिए, उसको सॉल्व करिए तो आपको एफ डैश ए मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बात होगी डिफरेंशिएबिलिटी की। अब देखिए मैंने क्या नीचे लिखा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी एल एच डी इक्वल टू में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, डेरिवेटिव क्या है, एफ डैश ए है ना, यही तो एफ डैश ए क्या डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, या फिर इसे ये क्या देता है, एफ डैश ए डेरिवेटिव देता है, एफ डैश ए क्या देता है, डेरिवेटिव देता है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस का एफ ऑफ ए अपॉन में माइनस एच, कैसे मिला, यहाँ एफ ऑफ ए माइनस एच आप जो देख रहे हो, इसको हमने पुट किया एक्स के प्लेस पे, एक्स प्लेस पे क्या पुट कर दिया, ए माइनस एच, यानी एक्स को रिप्लेस कर दिया किससे, ए माइनस एच से। जब हमने एक्स को रिप्लेस किया ए माइनस एच से, तो यहाँ पे क्या होगा, एच टेंडिंग टू 0। ये सारी चीज़ हमने कॉन्टिन्यूटी में पढ़ी है कि अगर हमने एक्स को ए माइनस एच से, सॉरी ए माइनस एच से रिप्लेस किया तो यहाँ पे एच टेंडिंग टू 0 क्या हुआ, कि जब आप एक्स इक्वल टू ए माइनस एच रखोगे, एक्स इक्वल टू ए माइनस एच रखोगे, ठीक है, और यहाँ पर एक्स के प्लेस पे आप क्या डालोगे, ए डालोगे, एक्स के प्लेस पे क्या डालो, ए डालो, तो यहाँ मिलेगा ए माइनस एच, यहाँ से माइनस एच इक्वल टू क्या मिला आपको 0। यानी कि हमने देखा जब हम एक्स इक्वल टू ए माइनस एच डाल रहे हैं तो हमारा एक्स किधर जा रहा है, 0 की तरफ टेंड कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, एच टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। इसलिए यहाँ मिला एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस का एफ ऑफ ए अपॉन में माइनस एच नीचे मिलेगा, क्यों, क्योंकि हमने एक्स प्लेस पे क्या डाला, ए माइनस एच डाला। जब आप ए माइनस एच डालोगे तो ए से कैंसिल हो जाएगा, आपको नीचे माइनस एच मिल जाएगा, ठीक। अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं। जब राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं, इसको किससे डिनोट करते हैं, आर एच डी से। तो राइट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश आपको क्या दे, एफ डैश से क्या देगा आपको, डेरिवेटिव, डैश मतलब
डेरिवेटिव यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट है ये आपका, इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस का f ऑफ a अपॉन में h। इसको हमने a माइनस h से क्यों रिप्लेस किया, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करें, मतलब a पॉइंट से कम की बात। हम देखिए इस चीज़ को अभी मैं समझा रहा हूँ आपको कि यहाँ a माइनस h से क्यों रिप्लेस किया, इसको a प्लस h से क्यों रिप्लेस किया। घबराइए मत, पहले आप देख लीजिए फिर मैं इसको समझाता हूँ, अच्छे सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। माइनस का f ऑफ a अपॉन में h मिल गया। तो हमने यहाँ पे क्या बोला कि कोई भी फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल कब होगा, जब f डैश ऑफ a माइनस मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, a माइनस मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये रिप्रेजेंटेशन है केवल, f डैश a माइनस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f डैश a प्लस राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू में फाइनाइट हो, तो फंक्शन x इक्वल टू a पर डिफरेंशिएबल होगा। तो ये चीज़ें आपको सारी ध्यान रखनी है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल कब कब होगा, उसकी कंडीशन क्या, उनका रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये ध्यान रखना है आपको। डिफरेंशियल कोफिशिएंट हमने एक वर्ड आया था हमारे पास यहाँ पे क्या था, डिफरेंशियल कोफिशिएंट या डेरिवेटिव, तो वो क्या होता है, रिप्रेजेंटेड बाय एफ डैश ऑफ ए। एफ डैश ऑफ ए आपको क्या देगा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट देगा। एफ डैश ए एग्जिस्ट व्हेन एफ डैश ए प्लस इक्वल टू एफ डैश ए माइनस। आपका जो एफ डैश ए एग्जिस्ट कब करेगा, जब उसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल होगा, तभी आपका क्या एग्जिस्ट करेगा, एफ डैश ए। यानी कि ये कब मिलेगा, ये तब मिलेगा जब आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल होगा तब। अब देखिए एफ डैश ए इक्वल टू यानी एफ डैश ए का मीनिंग क्या है, एफ डैश मीनिंग क्या है कि एफ डैश ए का मीनिंग क्या है उसके बारे में बात करें तो एफ डैश ए का मीनिंग होता है डी बाई डी एस एट एस इक्वल टू ए, यानी किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी यानी डिफरेंशिएशन करना। डिफरेंशिएबिलिटी यानी किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी कर निकालने की जो प्रोसेस है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड करने की जो प्रोसेस है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, या डेरिवेटिव फाइंड करने की जो प्रोसेस है उसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो ये डेरिवेटिव है आपका डी बाई डी एक्स, यानी एफ डैश ए को हम क्या बोल सकते हैं, डी बाई डी एक्स एट एस इक्वल टू ए। जब भी आप एफ डैश ए की बात करेंगे इट मीन्स डी बाई डी एक्स एट एस इक्वल टू ए पर बात आप कर रहे हैं। अगर यहीं पे लिखा होता एफ डैश एक्स, क्या लिखा होता एफ डैश एक्स, इस मीन्स कि एफ डैश एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स। बट अगर हम बात करें एफ डैश ऑफ ए, इट मीन्स आप डिफरेंशिएबिलिटी बता रहे हो एट एस इक्वल टू ए पर, ठीक है ना। तो एफ डैश ए का मतलब समझ गया, डी बाई डी एस एट एस इक्वल टू ए। अब डी बाई डी एस क्या है, अब इसके बारे में बात करें। डी बाई डी एस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव निकालना कैसे हो उसके बारे में हम बात करेंगे अब, ठीक है। ये सारी चीज़ें आई होप आप समझ में आ गई होंगी। अब हम जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं, ए माइनस एच ए प्लस एच क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे हमें मिला है उसके बारे में एक नज़र देख लेते हैं। बस ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आपका, ठीक है, कि आपका टाइम भी बहुत कीमती है और मेरा टाइम भी बहुत कीमती है, इसलिए फटाफट हम इस पर डिस्कशन कर लेते हैं फिर इसको खत्म करते हैं। देखिए मैं आपको ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ना क्योंकि आप को अगर आप अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते हो, जैसे आर डी शर्मा के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आपकी एनसीईआरटी की तो पहली चीज़ तो आप इससे बिल्कुल एकदम बेहिचक रहिए कि आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। आपकी एनसीईआरटी बुक की नोटबुक जो है उसकी जितनी भी एक्सरसाइज की जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। बट अगर आप इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेते हो तब आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। और पहली चीज़ तो ये कि आप एक चीज़ और घबराइएगा मत कि सर ये चीज़ें हमारी बुक में नहीं, आप बुक अपनी ओपन करेंगे ना एनसीईआरटी बुक, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, सब सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, बट आपको समझ में आनी चाहिए तब, इसलिए मैं सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ठीक है। समझ में आएगी बात आपको। अब देखिए हमने बोला हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बात करनी है। हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया, इसका फंक्शन कौन सा है, वाई इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन का हमने एक कर्व ड्रॉ किया। हमने बोला कि हमें इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी आप बताइए कहाँ पर, एट एक्स इक्वल टू ए पर। कहाँ पर, एट एक्स इक्वल टू ए पर। किस पे, एट एक्स इक्वल टू ए पर। तो हमने मान लिया कि ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहाँ पर एक्स इक्वल टू क्या है, ए है, ठीक। हमने एक टेंजेंट ले लिया, एक टेंजेंट ये ले लिया, ठीक। जब इसको आप बढ़ाओगे तो यहाँ तक जाएगा, सॉरी ये टेंजेंट नहीं है, ठीक है, कॉर्ड है आपकी, टेंजेंट नहीं है कॉर्ड है, ठीक। ये रहा। देखिए अगर मैं आपको हकीकत बताऊं तो हकीकत ये है कि जो ये एक्स इक्वल टू ए है ना, और ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट और एक ये पॉइंट है, ठीक है। ये जो दोनों पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट पी और ये पॉइंट क्यू है, ये दोनों ही पॉइंट इसके बहुत ही करीब है, बहुत ही करीब, मतलब नाइबरहुड मतलब पड़ोसी हैं इसके, बहुत ही करीब है इसके। बट मैं आपको दिखाने के लिए इतनी दूर दूर नहीं आऊँ, ठीक है ना। जैसे कि हम लोगों ने कंटिन्यूटी में देखा था, वहाँ पर जहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट देखते थे तो बोलता था क्या मैं कि ये बहुत ही करीब है एक दूसरे के, बहुत ही पास में है, बहुत माइन्यूट सा, बहुत पास में है एक्स इक्वल टू ए के। उसी तरीके से यहाँ राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी बहुत ही पास है, बट मैं आपको दिखाने के लिए इनको थोड़ा सा दूर किया हूँ। अगर ये एक्स इक्वल टू ए है तो अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपसे पूछूँ तो आप क्या बोलोगे, ए कॉमा एफ ऑफ ए। क्यों बोलोगे ए कॉमा एफ ऑफ ए, इसलिए बोलोगे कि एफ ऑफ ए, इसलिए बोलोगे आप क्योंकि यहाँ पर देखिए ये क्या डिस्टेंस आपको एक्स इक्वल टू ए है, ये डिस्टेंस क्या है, एक्स इक्वल टू ए है। यहाँ से आता है डिस्टेंस एक्स, कोऑर्डिनेट मतलब एक्स कॉमा वाई, एक्स कितना है ए, और वाई के बारे में बात करें तो आप एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। यहाँ पर एक्स की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो एफ ऑफ ए मिलेगा, नहीं वाई की वैल्यू कितनी मिलेगी, एफ ऑफ ए मिलेगी। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ए कॉमा एफ ऑफ ए हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताइए। अब मैंने आपसे बोला कि जो एक्स इक्वल टू ए की बहुत ही नाइबरहुड ये है, नाइबरहुड होता है तो बहुत ही माइन्यूट से, तो हम किसको लेते हैं, एच को लेते हैं। एच मतलब बहुत ही माइन्यूट सी वैल्यू, बहुत ही माइन्यूट सी वैल्यू। तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे
ए प्लस एच कॉमा एफ ऑफ ए प्लस एच। समझ पाए आप इसको कि नहीं समझ पाए? हमने क्या बोला कि P पॉइंट जो है इसके बहुत ही करीब है, इट मीन्स इसकी वैल्यू a प्लस एच हो जाएगी और इसकी वैल्यू f ऑफ a प्लस एच हो जाएगी। h का मतलब बहुत ही छोटी सी वैल्यू, बहुत ही 0.0000001, बहुत ही छोटी वैल्यू, ठीक है, समझ गया? इस पॉइंट को P को क्या बोल सकते हैं? a प्लस एच कॉमा एफ ऑफ a प्लस एच। इस पॉइंट को क्या बोल सकते हैं हम लोग? a माइनस एच कॉमा एफ ऑफ a माइनस एच। ठीक, समझ पा रहे हो आप मेरी बात? अब देखिए यहाँ पे a प्लस एच क्यों लिया? क्योंकि a से ज़्यादा जा रहा है इसलिए a प्लस एच एफ ऑफ a प्लस एच किया। यहाँ पे a से कम की ओर जा रहा है तो इसलिए a माइनस एच एफ ऑफ a माइनस एच किया, इसलिए वहाँ पर हमें ऐसा मिल रहा था। बात समझ में गया आपको? अब देखिए, अब हम लोगों ने पढ़ा, यहाँ पर हम लोगों ने ये पढ़ा कि हाँ, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि हमारे पास जो वैल्यू आती है वो क्या आती है हमारे पास ये आता है, नहीं हम ये बोलेंगे कि हमारे पास एफ एक्स इजक्वल टू में ये होता है लिमिट x टेंडिंग टू, किस पॉइंट बात है? एट x इक्वल टू a पर बात कर रहे हैं। x टेंडिंग टू a f ऑफ x माइनस का f ऑफ क्या मिल रहा है? f ऑफ a अपॉन में x माइनस का a, ये था हमारे पास। तो हम बोले इसका आप मुझे f डैश ऑफ a बताओ, f डैश ऑफ a सॉरी f ऑफ डैश ऑफ a ही था, ठीक है। ये क्या था? f डैश ऑफ a इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x माइनस f ऑफ a x माइनस a। मैंने बोला कि अब आप यहाँ से वैल्यू रिप्लेस करो, जब रिप्लेस करोगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x के प्लेस पे कितना हो जाएगा? x के प्लेस पर f ऑफ a माइनस h। ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपकी किसकी? अच्छा चलिए आपको दूसरी तरीके से बताता हूँ, ऐसे मत समझिए, ऐसे आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। दूसरी तरीके से समझाता हूँ आपको। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूँ, आप मुझे इस लाइन का जो इस पॉइंट को O मान लीजिए, ठीक है, ये OP है और ये OQ है, ठीक है, ये क्या है? OP और ये OQ है। मैं बोल रहा हूँ आप मुझे OP और OQ का क्या बताइए? स्लोप बताइए। OP और OQ का क्या बताइए? स्लोप बताइए। जब मैं OP और OQ को आपसे स्लोप पूछता हूँ तो आप बोलते हो कि OP और OQ का जो स्लोप होगा, स्लोप होने का मतलब क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, नहीं तो पढ़ा है ना हमने? जब हम स्लोप की बात करते हैं तो स्लोप मतलब टेन थीटा मतलब क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट यहाँ पर भी, 2 पॉइंट यहाँ पर भी, इसके हेल्प से हम निकाल सकते हैं। और टेन थीटा आपको क्या देता है? डिफरेंशियबिलिटी देता है, यानी dy/dx देता है, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि अगर हम इसके स्लोप की बात करें तो यहाँ से स्लोप हमें क्या मिलेगा? टेन थीटा इक्वल टू में y2 माइनस y1 यानी f ऑफ e y2 है, ये y1 है, तो f ऑफ a प्लस एच यानी f ऑफ a माइनस एच माइनस का f ऑफ a अपॉन में x2 माइनस x1 यानी a माइनस h माइनस का a इक्वल टू में f ऑफ a माइनस h माइनस का f ऑफ a अपॉन में a से कैंसिल आउट, यहाँ बचा माइनस का h, टेन थीटा इक्वल टू में। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गया आपको? तो हम इसको लिख सकते हैं फॉर लिमिटिंग केस ऑफ ए बी टेंडिंग टू 0। अगर हम ये बोलें कि फॉर इसके उसके लिए बात करें, किसके? लिमिटिंग केस के लिए। फॉर लिमिटिंग केस तो हम बोलेंगे कि f ऑफ a माइनस f डैश a माइनस, क्योंकि हम यहाँ क्या बात करें? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, क्योंकि ये क्या निकालता है? ये क्या देता है? डेरिवेटिव देता है। f डैश a माइनस इक्वल टू में क्या हो जाएगा? जाहिर सी बात है, यहाँ टेन थीटा लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है? टेन थीटा में क्या देता है? डेरिवेटिव देता है। अब हम f डैश इक्वल टू a पर बात करें, इसलिए f डैश a माइनस, वो भी लेफ्ट हैंड के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? f ऑफ a माइनस h माइनस का f ऑफ a अपॉन में माइनस का h, तो ये मिल गया आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसी तरीके राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? टेन थीटा इक्वल टू में क्या हो जाएगा? y2 माइनस का y1 यानी f ऑफ a प्लस h माइनस का f ऑफ a y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 यानी a प्लस h माइनस का a से कैंसिल आउट, तो यहाँ हो जाएगा f ऑफ a प्लस h माइनस का f ऑफ a अपॉन में h, टेन थीटा डी, तो यहाँ हो जाएगा टेन थीटा। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? f डैश ऑफ a प्लस इक्वल टू में f ऑफ a प्लस h माइनस का f ऑफ a अपॉन में h, ये इसका होगा लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव। ये इसकी क्या होगी? RHD, और ये इसका हो गया LHD। ऐसे निकलता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि a प्लस एच और f ऑफ a प्लस एच, f ऑफ a और
ए माइनस एच एफ ऑफ ए माइनस एच कहाँ से आया, बस मुझे ये दिखाने का सिर्फ इतना ही पर्पस था। तो आपको क्या ध्यान रखना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, डिफरेंशिएबिलिटी आपकी कब एग्जिस्ट करेगी, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल और उसकी वैल्यू फाइनाइट आए। बस इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम लोगों ने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है और उसकी फाइनाइट वैल्यू के बारे में सब चीज़ डिस्कशन कर लिया। और एक चीज़ और आपको क्या ध्यान रखनी है, ये ध्यान रखनी है कि कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में रिलेशन क्या होता है। कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में रिलेशन आपको बस इतना ध्यान रखना है कि हर एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन आपका क्या होगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। डिफरेंशिएबल ये शॉर्ट फॉर्म है इसका, ठीक है, डिफरेंशिएबल का। हर एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता, बट हर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो सकता है। समझ में आ गई बात आपको, हमेशा ध्यान रखना। हर एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता, बट हर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस होगा। इसीलिए बोला गया कि अगर आपका ग्राफ ब्रेक होगा, ना तो ग्राफ इसमें ब्रेक होगा आपका, ना तो इसमें होगा, क्योंकि अगर ग्राफ ब्रेक होगा डिफरेंशिएबल फंक्शन में, ना तो कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए डिफरेंशिएबल फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस हमेशा होगा, बट कॉन्टिन्यूस फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है कि कोई ऐसे कॉन्टिन्यूस फंक्शन आपको मिलते हैं जहाँ पर हमें कॉर्नर पॉइंट मिलता है, शार्प पॉइंट मिलता है, और कॉर्नर पॉइंट और शार्प एज पर आपको एक से ज़्यादा टेंजेंट मिलती है, इस वजह से आपका वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। जैसे y=mod(x), बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है हमारे पास। ठीक है, चलिए अब हम कुछ चीज़ें ये देख लेते हैं कि आपका फंक्शन किस किस पॉइंट पर आपका फंक्शन कब डिफरेंशिएबल नहीं होगा, आपका फंक्शन कब डिफरेंशिएबल नहीं होगा, फिर किस किस जगह पर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, इस पर बात कर लेते हैं। फिर उसके बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखूंगा जो कि आपको याद रखना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज पर चलेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ बोलेंगे रीजन ऑफ नॉट डिफाइंड, रीजन्स ऑफ नॉट डिफाइंड, या फिर ये बोलें कि कब कब आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, उसकी बात करने जा रहे हैं हम। देखिए पहला तो अगर हम बात करें कि डिफरेंशिएबल नहीं होगा, कब का डिफरेंशिएबल नहीं होगा, पहला ब्रेक और दूसरा शार्प। अगर आपका ग्राफ, अगर कोई फंक्शन है, उस फंक्शन का ग्राफ अगर आपका ब्रेक हो गया तो आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अगर उस ग्राफ का कोई एक शार्प एज मिल गया तो आपका वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ब्रेक होने का मतलब कॉन्टिन्यूस ही नहीं होगा, तो बात ही सारी खत्म। जब कॉन्टिन्यूस ही नहीं तो डिफरेंशिएबल ही नहीं। अगर आपका फंक्शन शार्प पॉइंट मिल गया, उस फंक्शन के ग्राफ में शार्प पॉइंट मिल गया, इट मीन्स वहाँ पर एक से ज़्यादा टेंजेंट होगी, तो आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं। बट कॉन्टिन्यूस जब डिफरेंशियल शार्प एज मिल गया, इसका मतलब क्या है कि आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। समझ में आएगी बात, लेकिन कॉन्टिन्यूस जरूर होगा। ठीक है ना। अब देखिए और एक बात और ध्यान रखिएगा, जब हम बात करें किसकी, डिसकंटिन्यूटी की, किसकी बात करें, डिसकंटिन्यूअस की, किसकी बात करें, डिसकंटिन्यूअस की बात करें, तो डिसकंटिन्यूअस की जब हम बात करेंगे तो इफ फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस देन नो नीड टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी। जाहिर सी बात है, अगर आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो आपको उसकी डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात अगर फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस, आपका फंक्शन ब्रेक हो गया, जब आपका फंक्शन ब्रेक हो गया यानी आप फंक्शन का ग्राफ का ब्रेक हो गया, तो आपका वो डिफरेंशिएबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि डिफरेंशिएबल के लिए आपका फंक्शन कैसा होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। नॉर्मल सी बात है, ठीक है ना। जब डिसकंटिन्यूअस ही हो गया तो यानी कि आप उसकी डिफरेंशिएबिलिटी बता ही नहीं सकते आप, तो इसलिए यहाँ पर आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की जरूरत भी नहीं है जब आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाए। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक, दूसरा कॉर्नर, जब आपको कॉर्नर पॉइंट मिले तो जब आप कॉर्नर की बात करते हो, किसकी, कॉर्नर की, ना शार्प की, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव पे होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। जाहिर सी बात है क्योंकि कॉर्नर पे आपको एक से ज़्यादा टेंजेंट मिलेंगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होगा नहीं, इसलिए नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये दो केस आपको ध्यान रखना है कि आपका अगर फंक्शन का ग्राफ ब्रेक है या फिर वहाँ पे शार्प है तो आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बस इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, बाकी बहुत ज़्यादा चीज़ें ध्यान रखनी। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको ध्यान रखना है और याद भी रखना है। फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, इफ़ लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a h डज नॉट एग्जिस्ट देन डिफरेंशिएबल एट a, देन नॉट डिफरेंशिएबल एट a। अगर ये आपका फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, अगर आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जाहिर बात एग्जिस्ट न करने का मतलब ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव आर नॉट इक्वल। एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन एन इंटरवल a, b। कौन सा इंटरवल है,
क्लोज इंटरवल है। इफ़ इट्स डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट ऑफ ए कॉमा बी, आपका जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होगा इस इंटरवल में, कब? जब इस इंटरवल में आने वाले हर एक पॉइंट पर वो फंक्शन क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, एट एवरी पॉइंट ऑफ ए कॉमा बी। ध्यान रखिएगा इस बात में क्या बोला मैंने, बोला कि इस इंटरवल ए कॉमा बी पर आपका फंक्शन तभी डिफरेंशिएबल होगा जब इस पॉइंट पर यानी इस इंटरवल में आने वाले हर एक पॉइंट पर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। और क्लोज इंटरवल में क्या करते हैं हम लोग? इसके एंडिंग पॉइंट्स को देखते हैं और बी को भी चेक करते हैं। एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन एन इंटरवल, ओपन इंटरवल है ए कॉमा बी इफ इट्स डिफरेंशिएबल एट एनी एवरी पॉइंट ऑफ ए कॉमा बी। यहाँ पर भी क्या है, आपका जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होगा इस इंटरवल में, कब? जब हर एक पॉइंट पर, इसके हर एक पॉइंट पर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। मतलब कि ए और बी को छोड़ करके इसके बीच में जितने पॉइंट्स हैं उस हर एक पॉइंट पर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तभी इस इंटरवल में आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ईच एक्स बिलोंग्स टू आर। आपके जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होंगे उन सभी पॉलिनोमियल फंक्शन डिफरेंशिएबल होंगे, बट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर होना चाहिए। फिर क्या बोला कहता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी ए की पावर एक्स, ए बिलोंग्स टू जीरो यानी ए इज ग्रेटर देन जीरो इज डिफरेंशिएबल एट ईच एक्स बिलोंग्स टू आर। यानी जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा आपका डिफरेंशिएबल होगा, बट वहाँ पे ए इज ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए और दूसरा एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर होना चाहिए। एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। ध्यान रखिएगा इन सभी पॉइंट्स को, इनको बहुत इंपॉर्टेंट है। द लॉगरिथमिक फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट इन इट्स डोमेन। जो लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं, जितने भी लॉग वाले फंक्शन होंगे वो सभी फंक्शन आपके डिफरेंशिएबल होंगे, बट उसमें जो पॉइंट होना चाहिए वो इसकी डोमेन में होना चाहिए, डोमेन से बाहर नहीं होनी चाहिए। अगर डोमेन से बाहर होगा तो आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। मैंने क्या बोला? लॉगरिथमिक फंक्शन जितने भी होंगे वो सभी आपके क्या होंगे? डिफरेंशिएबल होंगे, बट वहाँ पर जो पॉइंट हो, जिस पॉइंट पर हम उसकी बात करें, वो हर एक पॉइंट पर आपका फंक्शन जो आपका लॉगरिथमिक फंक्शन होता है वो डिफरेंशिएबल होगा, बट ईच पॉइंट इन इट्स डोमेन, उसके हर एक पॉइंट आपका उसके डोमेन में होना चाहिए। ट्रिगो फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिगो फंक्शन आर डिफरेंशिएबल एंड दे आर रिस्पेक्ट टू डोमेन। ट्रिगो फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन दोनों ही आपके क्या हैं? डिफरेंशिएबल फंक्शन है, बट उनके जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स आपके डोमेन में होने चाहिए। द सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। अगर आप किन्हीं दो डिफरेंशिएबल फंक्शन का सम करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, कोशेंट निकालते हैं, डिफरेंस करते हैं, तो जो वैल्यू आएगी वो भी, मतलब जो मिलेगा आपको फंक्शन, वो भी आपका डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ये पॉइंट्स आपको सारे ध्यान रखने हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो आज का जो लेक्चर था पूरा का पूरा लेक्चर आपका डिफरेंशिएबिलिटी के इंट्रोडक्शन पर था। यहाँ पर सारी बातें हम लोगों ने डिफरेंशिएबिलिटी की देखी, जितनी पॉसिबिलिटी थी मैंने सारी चीज़ें कवर की। कुछ सभी रह गया होगा तो हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे, बट पूरा का पूरी चीज़ें आपकी, कोई भी चीज़ें मैंने ऐसी नहीं जो छोड़ी हो, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सब चीज़ें आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, अपने नोट्स अच्छे से बना लीजिएगा और इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। जब हम क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पे आपको इन सभी चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में जब हम बात करेंगे, इसका सेकंड पार्ट, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था डिफरेंशिएबिलिटी का, इसका जो सेकंड लेक्चर होगा, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, वहाँ पर हम लोग इसके कुछ चीज़ें देखेंगे, कुछ थ्योरम देखेंगे, जैसे क्वोशिएंट थ्योरम देखेंगे, प्रोडक्ट, वहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट थ्योरम देखेंगे, चेन रूल देखेंगे। इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद फिर हम एक्सरसाइज पर चलेंगे, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाली हर एक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, आप उनका प्रॉफिट भी ले सकें। और स्टूडेंट्स, जिन लोगों ने आज के लेक्चर्स को देखा वो नेक्स्ट लेक्चर को कल जरूर देखेंगे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होगा। आज का तो इंपॉर्टेंट था ही, बट इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो भी इंपॉर्टेंट होगा। वहाँ से हम एक्सरसाइज भी स्टार्ट करेंगे। एंड वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। ओके स्टूडेंट्स, चलिए गुड बाय।